1 करोड़ आए हैं। देखिए तीसरी बात, ये तो हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है ये। और हम लोग हंसी मजाक में कहते भी हैं कि जो पुलिया पर नहीं आया वो कहीं नहीं आया वो काशी में उसकी उपस्थिति दर्ज नहीं मानी जाती। बहरहाल तो ये सब है और पुलिया प्रसंग के साथियों की ओर से हम अरुण कमल जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि इसी बीच इनका एक नया संग्रह रंग साज की रसोई भी आया हुआ है और ये संग्रह 7वां संग्रह है अरुण कमल जी का। अरुण कमल जी हमारे समय के बहुत ही प्रतिष्ठित कवि तो हैं ही, लेकिन उतने ही बौद्धिक व्यक्ति हैं और इनके व्याख्यान को आप सब सुन करके, आप सभी छात्र शोधार्थी सुन के लाभान्वित होते रहे हैं। रंग साज की रसोई पर चर्चा आते ही शुरू हो गई है और बार बार हमें लगता है कि जो रंगबाज समय में रंग साज की जो परिकल्पना आपने की है वो बहुत ही अद्भुत है और अनुकरणीय है। इसकी जो कविताएं हैं वो बहुत ही नए धरातल की कविताएं हैं और अरुण कमल जी के इसके पहले जो संग्रह आए उसमें नए इलाके में सबूत, अपनी केवल धार और जैसे संग्रह इनके आज चर्चित हो चुके हैं। लेकिन इसमें कह सकते हैं कि जो मुझे लगा कि अरुण कमल जी ने अपने कवि की जो एक बौद्धिक ऊंचाई होती है और जिसको कि मैं बातचीत में कहता हूँ कि जिसमें इनकी कविताओं को पढ़ते हुए सतह पर बहुत कोलाहल सुनाई नहीं देता, लेकिन उसके भीतर की जो रचना प्रक्रिया है, उसका संघर्ष है, जैसे जैसे आप उसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको उसका बोध होगा कि कितनी संघर्षों के बाद कोई कवि कितनी ऊंचाई अर्जित करता है या हासिल करता है। संग्रह पर मैं जानता हूँ कि अभी आप तक यह संग्रह नहीं पहुँचा होगा और हम इसी के साथ अरुण कमल जी से कुछ कविताओं के पाठ का अनुरोध भी करेंगे, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आप जब इसको पढ़ेंगे तो ध्यान देने की बात है। एक तो कामगारों को संबोधित इसमें कई कविताएं हैं, ये ध्यान देने की बात है। दूसरी बात यह है कि एक कविता इनकी है कविता कथरी, वो भी एक नए शिल्प, नई बनावट की कविता है और उसमें साथ ही कुछ लोक कथाओं को आधार बना करके इन्होंने कुछ कविताएं रची हैं जो लोक कथाओं को आधार बना करके रची जाने से अधिक वे कविताएं पढ़ते हुए खुद लोक कथा का आभास कराती हैं, उसका आस्वाद कराती हैं। अब जैसे इसमें एक कविता है कोयल को लेकर के, सब बहुत मार्मिक कविता है। तो कोयल की आवाज़ आप समझ सकते हैं कितनी सिंबॉलिक है, एक तरह का रूपक कथा है वह। तो कोयल की आवाज़ जब लोगों को पसंद नहीं आती और राजा को, सामंत को, सत्ता को पसंद नहीं आती तो उसकी हत्या कर दी जाती है, फिर भी आवाज़ आती रहती है। तो उसका संदर्भ ये है कि कोयल को तुम मार सकते हो लेकिन उसके गीत को, उसके स्वर को, उसके सुर को कैसे नष्ट करो। अब यह जो कवि का जो स्वर है, कवि का जो आपकी आवाहन परखता है, उसकी जो मुखरता है, ये आपको सरफेस पर दिखाई, सतह पर दिखाई नहीं देगी, तो उसके भीतर उसका बहुत गहरा बोध होता है कि कवि जो गा रहा है। तुम तमाम तरह के विरोध करोगे, तमाम तरह की बौद्धिकता को, साहित्य को, अपनी सत्ता की हनक से बहुत कुछ तुम नष्ट करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन उस गीत को कैसे नष्ट करोगे, उस गायक को कैसे, जो उसके भीतर से आ रहा है, जो तुम्हारी कुर्सी, क्योंकि तुम उसे नष्ट कर दोगे तो तुम्हारी कुर्सी के भीतर से बोलेगा वो आएगी, तुमको नींद में वो गीत सुनाई देगा, वो गान सुनाई देंगे। और तीसरा संदर्भ यह है कि कोरोना काल के दौरान, कोरोना काल तो सीधे कोरोना में इसको नहीं करता, लेकिन ये जो प्रभु संबोधन से कई कविताएं इसमें हैं जो बहुत शांत चित्त मन से निकली हैं और एक पाठक के मन को भी, अशांत मन को काफ़ी शांत करती हैं। और ये कहिए कि जो कठिन दौर था कोरोना काल का, महामारी का, उसके भीतर जो गहरी अशांति थी, उसके भीतर से निकली कविताएं हैं जो पाठकों के अशांत मन को काफ़ी सुकून देती हैं, काफ़ी शांति देती हैं। उन कविताओं पर वो कविताएं जब आप लिखे, अरुण कमल जी ने लिखा तो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझ तक पहुँची थी ये कविताएं और भेजी थी, मैंने लिखा और महामारी और कविता पर एक पूरा लेख ही अरुण कमल जी के
उस दौर की कविताओं पर पूरा लेके करीब 35 पृष्ठ का लेकर तो सब आप सब पढ़े हैं, आप हमारे सबके पास किताब उपलब्ध है, आप सब जानते हैं। तो और इसी पृष्ठभूमि के साथ मैं अरुण कमल जी के इस संग्रह के साथ पुलिया प्रसंग पर उनका फिर स्वागत करता हूँ। इसमें जैसे देखो कि जैसे कि कोयल है, कविता करती है तमाम, उसमें एक जो है कविता है इनकी ठठेरा, और ठठेरा कविता पर जरा देखा रचना प्रक्रिया, यानी आप यह बात बताते हुए मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि अच्छा कवि कौन होता है। अच्छा कवि वह होता है जो केवल अच्छी कविताएं नहीं लिखता, बल्कि कविता के अंतर मन को भी रेखांकित करते हुए आगे बढ़ता है। यानी वह केवल अच्छी कविताएं नहीं लिखता, बल्कि समाज में कविता की भूमिका के बारे में भी चर्चा करता रहता है। और यह अच्छा कवि की अनिवार्यता हो अपने आप हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि न केवल कविता लिखना, बल्कि कविता के रचना प्रक्रिया के मन को भी समझते जाना। ये आपको सारे बड़े कवियों में मिलेगा। अरुण कमल जी के पहले भूमिल को याद करिए, रघुवीर सहाय को याद करिए, केदारनाथ सिंह को याद करिए, खुद निराला को याद करिए, मुक्तिबोध को याद करिए। ये जो बड़ी विरासत है, उस समृद्ध विरासत के अरुण कमल जी वर्तमान है। और यह जो है आप वर्तमान के लिए वह समृद्ध विरासत है जिनसे आप सब युवा साथी बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो अरुण कमल जी के मुख से हम लोग खुद ही कविता सुनेंगे, लेकिन इसके अंतिम दो पंक्तियां मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। देखिए, मैं भी सोचूं बनूं ठठेरा। अब समझ सकते हैं ठठेरा, मैं भी सोचूं बनूं ठठेरा, यही कहीं खोजूं उस्ताद। मैं भी सोचूं बनूं ठठेरा, यही कहीं खोजूं उस्ताद। तन पर धातु धूर पोत कर, टूटा जगत करूं आबाद। तन पर धातु धूर पोत कर, टूटा जगत करूं आबाद। एक कवि का ये आवाहन भी है, इच्छा भी है, उसकी आकांक्षा भी है, और वह बुलंद स्वर भी है कि तन पर धातु धूर पोत कर, टूटा जगत करूं आबाद। तो ऐसा कवि जो टूटे जगत को आबाद करने की आकांक्षा लिए है, उसका फिर स्वागत है। और मैं अरुण कमल से अनुरोध करता हूँ कि हमारे छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ कविताओं का पाठ करें। सबसे पहले तो मैं अपने प्रिय कवि और बंधु श्री प्रकाश जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इतनी सुबह मुझको यहाँ आप लोगों के साथ मिलने के लिए ले आए। ये पता नहीं, मुझको याद नहीं कि कितने वर्षों के बाद मैं इतनी सुबह घर से बाहर निकला हूँ। ऐसा नहीं कि मैं देर से उठता हूँ, मैं सवेरे ही जग जाता हूँ, लेकिन बाहर निकलने का जो काम है। लेकिन आपका ये विश्वविद्यालय का प्रांगण इतना सुंदर है कि इसमें कोई भीतर रह भी कैसे सकता है। श्री प्रकाश जी का मैं बहुत आभारी हूँ, और आप लोगों का, आप नए लोगों से मिलने का मौका मिला। विंध्याचल जी और कुछ दूसरे साथियों से मैं पहले भी मिल चुका हूँ और मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ। और ये जो पुलिया है, जो जैसे नुक्कड़ नाटक करते हैं, तो ये पुलिया प्रसंग है। ये पुलिया पर साहित्य, ये सब कुछ पुलिया पर। अब तो पुलिया पर लोग बैठते नहीं है। और पुलिया पर बैठने का एक खतरा यह भी होता है कि पीछे थोड़ा गड्ढा होता है, तो सतर्क होकर ही बैठना पड़ता है। तो इस बात की बहुत आगे बुलडोजर भी होता है। वो भी होता है। तो वैसे जो बुलडोजर है उससे डरने की बात नहीं है, क्योंकि वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। एक तो वो बिल्कुल जो एक कीड़ा होता है ना, जिसके 100 पाँव होते हैं, कनगोजर, उस चाल से वो चलता है, फिर चल ही नहीं सकता। वो सबसे धीमी गति का
वाहन है। तो वो ऐसा वाहन है जिस पर कोई बैठता नहीं है। आप कहीं जा ही नहीं सकते। जैसे कि वो पहले सड़क पर रोलर हुआ करते थे, उसको उतार के गए। उसको बहुत खुशी है आप लोगों से मिलकर, इतना अच्छा आप सब नौजवान लोगों को देख के अच्छा लगता है। भविष्य सुरक्षित है, अच्छा है। और मेरे बारे में जो शिवराज जी ने कहा, इससे मेरा सिर्फ यही कहना है कि मैं तो बहुत खुश हुआ, और यानी मोगाम्बो खुश हुआ। लेकिन आप लोग इस तारीफ पर विश्वास करें। ये दोस्तों के बीच की बात है, ये मैं इनके बारे में इनसे भी ज़्यादा कहता हूँ, कह सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी इन्होंने मेरे बारे में क्या कहा। शिव प्रकाश मेरे बहुत ही प्रिय कवि हैं। तो अब विंध्याचल जी आपसे 2-3 बार भेंट हुई। हाँ सर। तो मैं 2 कविताएं सुनाऊँ। दिक्कत यह है कि एक कार्यक्रम भी है, इसके लिए हमको तैयार होना है। एक तो वही वो चचेरा और चचेरों का बाजार। अच्छा, हाँ वो उससे थोड़ा सा कनेक्ट किया है। ये जो किताब का शीर्षक है, शीर्षक कविता है ये रंगसाज की रचना। ये थोड़ी सी कह सकते हैं टेढ़ी कविता है जी। टेढ़ी इसलिए कि ठठेरों का बाजार बिल्कुल अलग है और ये अलग है। वहाँ भी वो कलाकार ही है ठठेरा, और ये तो रंगसाज है। अब रंगसाज सब अभी बहुत प्रचलन में नहीं है, लेकिन हमारा बहुत पुराना शब्द है। रंगरेज जाना जानते हैं, तो कपड़ा रंगता है, लेकिन ये रंग बनाता कौन? कोई तो रंग बनाता है। अब जैसे मधुबनी चित्रकला, उसमें रंग वो जो चित्रकार होती हैं खुद ही बनाती हैं। जैसे फूल से, पत्तों से, ऐसे वो रंग बना लेती हैं। गुड़हल के फूल से, केसू, जी जी, कोई भी। मैं वहीं के रहने वाला हूँ। अरे तब तो आप जान रहे हैं। पत्तों से जी, हल्दी से जी, तो रंग बनाया जाता है। पीला अगर करना हो तो हल्दी का ज्यादा उपयोग करते हैं। तो वो रंगसाज भी है। रंगसाज का दोनों अर्थ होता है, रंग बनाने वाला और रंग का व्यवहार करने वाला, चित्रकार। तो वैसे बताना हमेशा अच्छा नहीं होता कि कविता शुरू कहाँ से हुई, लेकिन मनीष पुष्कले हैं, बहुत बड़े चित्रकार हैं। संयोग से ध्रुव शुक्ल के साथ में उनके घर गए, तो उन्होंने अपना जो जिसको स्टूडियो कहा जाता है, कार्यशाला, वो वहाँ भी वो ले गए, मैंने देखा। और उनके घर के बाहर वो एक पुराना इलाका लगता है, दिल्ली का होगा, एक अजीब तरह की चीज थी, एक संरचना, और उसमें बहुत से ताखे बने हुए थे चारों तरफ, वो गोल। पूछा ये क्या है? कहा कि बहुत पहले का है, जब अंग्रेज सजा देते थे लोगों को तो सिर कलम करते थे, और जो नरमुंड होते थे उनको उन ताकों के ऊपर एक कील लगी होती थी, उसी में रस्सी से बांध देते थे, और जब हवा तेज चलती थी तो नरमुंड लोलक की तरह झूलते थे। भयानक चीज है। तो वो भी मेरे ध्यान में था। फिर उन्होंने हमको दिखलाया कि वो कैसे नालंदा में जो वो चित्र देखते हैं आप लोग, अगर गए होंगे तो जगह भी देखिए, उसकी ईंट का रंग एक अलग तरह का, जी जी बिल्कुल, उसको वो बनाते हैं कैसे, और उस रंग को लाने के लिए वो क्या क्या करते हैं। वो अभी का लाल नहीं है, अभी वो रंग मिलना मुश्किल है। ये बहुत सी बातें उसमें आई, बहुत सी स्मृतियाँ आई, ये सब मिलकर थोड़ा सा
थोड़ी टेढ़ी कविता है, जटिल तो नहीं कहेंगे क्योंकि जटिल तो निराला की कविता है। पाठकों को सीधी करने वाली कविता है। रंगसाज की रसोई। मैं दो कविताएं सुनाता हूँ या तीन, एक ये, एक टठेरा और वो एक जो आपने कहा। तुम्हारी रसोई में देखा सैकड़ों साल पुरानी ईंट का रंग, वही रंग नालंदा का रंग, गेरू के ठेले का रंग, मिट्टी पानी आग का रंग, और अखबारों के दूधे से बनी गल चुकी खबरों का, खून हिंसा जुल्म तानाशाहों की गलित तस्वीरों की उजट, सामने चोर मीनार जिसके ताकों में कभी झूलते थे हवा में नरमुल घंटियों के लोलक, वो झूलती आवाज अब एक रंग, कटते कंठ की आखिरी बुदबुद, काठ की मेज पर न जाने कितने बुरुषों के रंग हैं, और हर रंग एक सृष्टि है, रुदन शाप या हास, हर रंग एक नाद, हर नाद एक रंग। देखने के लिए कितना सोचना पड़ता है आंखों को, कितना सलाह मशविरा सारी इंद्रियों समूचे शरीर से। हर रचने वाले की रसोई ऐसी ही होती हो शायद, कड़ी धूप में सूखते बर्तनों पर ठहरी मक्खियां, कहीं सिकुड़ता हुआ खौला हुआ जल, कहीं अभी अभी पेरा हुआ ईख का उष्ण रस, और कहीं हजारों साल पुराना ठेला सेंधा नमक। यह बनने की जगह है, चावल के भात बनने की जगह, सब कुछ के रस में बदलने की जगह, सब कुछ के रस में बदलने की जगह। ये देखिए दूर समुद्रों की मछलियां भी बनती तो हैं अपनी ही रसोई में। यहाँ हर चीज को, हवा तक को अपनी बारी का इंतजार है, और नमक को इंतजार है रसोइये के अंदाज का। कह नहीं सकता वहाँ क्या पक रहा था चुपचाप निर्धूम आंच पर, वैसे भी वर्जित है रसोई में।